हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में जिसको आप बोल सकते हैं लेक्चर वन, मैंने जो है लेक्चर वन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया है, पार्ट वन पार्ट टू। इसके बाद ये लेक्चर नंबर टू है, इसको भी मैं जो है दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। लेक्चर नंबर टू इसका पार्ट वन, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चाएं की है कि पदार्थ के कणों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो पदार्थ के कणों में जो गुणधर्म होते हैं, आपने पढ़ा है कि जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान। हाँ, आकर्षण बल, वही आकर्षित करते हैं, मतलब आकर्षण बल होता है। इसके बाद आपने पढ़ा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, पढ़ा है आपने कि पदार्थ के कण जो है निरंतरता गति करते हुए पाए जाते हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, और बहुत मॉडर्न जो आपके बुकों में दिया है, थोड़ा सा दिया है ठीक ठाक, लेकिन जो आधुनिक में चलता है कैसे क्लासिफाई करें पदार्थ को, वर्गीकृत करें, वो वाला सिखाऊंगा मैं आपको। तो ध्यान दें, आपका ये पढ़ लिया आपने, पदार्थ के गुणधर्म के विषय में पढ़ लिया है ना। तो आज चर्चाएं होंगी किसके विषय में? पदार्थ का वर्गीकरण। हेडिंग यही कर लिया, पदार्थ का वर्गीकरण। अच्छा, वर्गीकरण का मतलब क्या है पता है? वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण का मतलब बांटना, पदार्थ को बांटे, ठीक है। तो जो पदार्थ का मैं कर रहा हूं वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य। हाँ, द्रव्य का मतलब पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा भाई? ना, एक है भौतिक वर्गीकरण, जो आपने पढ़ा, मैं समझ रहा हूं क्या पढ़ा है। एक है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और एक है रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। जो आपका भौतिक वर्गीकरण है, ये किया गया है पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर। हाँ, भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर। और ये किया गया है पदार्थ की रासायनिक संगठन, या संगठन भी कह सकते हैं। हाँ, रासायनिक संगठन के आधार, यह भौतिक अवस्था के आधार पर किया गया है कि पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, और ये किया गया पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है। तो जो भौतिक वर्गीकरण है, इसमें पढ़ते हैं आप पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में। और पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है, अगर मैं टोटल बात करूं तो सामान्य केस में आप तीन पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन कुल अवस्थाएं पांच हैं। एक है प्लाज्मा, और एक है बोस, आइंस्टीन, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। पदार्थ की कुल पांच अवस्थाएं हैं। सामान्य केस में पढ़ते हैं आप तीन, ठोस, द्रव, गैस।
मैं थोड़ा अंग्रेजी लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो आ रहा है कि नहीं, उसमें यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये सॉलिड, ये लिक्विड है आपका, ये गैस है, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और इसका अंग्रेजी होता है बोस आइंस्टीन, EINSTEIN, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BEC, आप इसको BEC कहें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ध्यान दें आप, ये दोनों सामान्य ताप पर पाए जाते हैं, इनको बोल सकते हैं ये सामान्य अवस्था है, ये पदार्थ की सामान्य अवस्था है, सामान्य केस में यही पाई जाती है। सामान्य अवस्था का मतलब ये सामान्य ताप पर पाई जाती है, और आपको पता होना चाहिए सामान्य ताप क्या होता है। जानते हैं क्या होता है सामान्य ताप? जो सामान्य ताप है, अभी लिख दूंगा, मैं बता दूंगा, सामान्य ताप या कमरे का ताप उसी को बोलते हैं। कमरे का ताप या सामान्य ताप वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, अभी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। ये चीजें हैं। हाँ, ये दोनों सामान्य अवस्था मानी जाती है, तीनों, जिसमें ये दोनों नहीं है, जो द्रव है और गैस है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं तरल पदार्थ। क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ। ठोस को नहीं बोलते, ये फ्लूइड्स अंग्रेजी बोलते हैं, फ्लूइड्स, तरल पदार्थ। इसके बाद ये दोनों हैं जिनकी चर्चाएं ज्यादा नहीं की जाए, चर्चाएं की जाएंगी केवल इनकी, ठोस की, द्रव की और गैस की। इनकी चर्चाएं थोड़ी मैं बता दे रहा हूं बस। कंडीशन देखो, इन दोनों को बोलते हैं, ये दोनों कंडीशनल है। क्या है? हाँ, कंडीशनल, की सामान्य ताप पर नहीं पाई जाती। यहां लिख दे रहा हूं इन दोनों के विषय में कि ये दोनों क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल, ये कंडीशनल है, कंडीशन पे मिलती है। कौन सा कंडीशन? ये पाई जाती है एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी, हाँ, ये बहुत उच्च ताप पर पाया जाता है। और ये पाया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर, हाँ, ये बहुत कम ताप पर पाई जाती है, एट वेरी लो टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसके एग्जाम्पल जानते हैं क्या है? इसका एग्जाम्पल है जो सूरज नहीं है, सूरज बहुत हाई टेम्परेचर पाया जाता है। सूरज है, तारा बहुत गर्म होता है, बता दे रहे, सूरज, तारा पदार्थ की इस अवस्था में पाया जाता है। और ये इसका एग्जाम्पल ज्यादा नहीं मिलता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लास, कांच नहीं, ग्लास जो है इसका एग्जाम्पल। आप सोचेंगे ग्लास तो ठोस है, तो सामान्य ताप पे दिखता है आपको, लेकिन वास्तव में ग्लास जो होता है वो द्रव होता है, द्रव होता है, लेकिन उसको इतना अधिक ठंडा किया जाता है। अगर आप किसी द्रव को ठंडा करो, पानी को ठंडा करो, बर्फ बनता है, किसी भी द्रव को ठंडा करेंगे ठोस बनेगा, तो उसी प्रकार वो द्रव होता है, लेकिन उसको इतना अधिक ठंडा करते हैं, इतना कम ताप पे, मतलब इतना कम ताप पे ठंडा किया जाता है कि वो एक फिक्स ठोस बन जाता है। ग्लास एग्जांपल है किसका? हाँ, इसका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जांपल है कि ये भाई बहुत कम ताप पर पाया जाता है। इसका एग्जांपल ग्लास है। ग्लास को कहा जाता है ना सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा किया गया, द्रव है उसको बहुत अधिक ठंडा किया गया है, ठीक है। तो यहां इसका एग्जांपल मैं लिखा दे रहा हूं आपको। इसका एग्जांपल है
इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। सूरज है, तारे हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? हाँ, इजी कह सकते हैं। हाँ, सूर्य है, तारे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो इसका एग्जाम्पल होगा वो है ग्लास, जिसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, जो कि है भाई, मतलब एक द्रव होता है, बहुत अधिक ठंडा करने पर कांच ठोस बन जाता है। तो आप ये जानते रहिए कि ये आपका भौतिक वर्गीकरण है, जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं आ गई हैं। ये भाई ये तीनों कंडीशन वाली हैं, सामान्य ताप वाली हैं, और ये दोनों कंडीशन वाली हैं। ये सामान्य पे नहीं मिलेगी, कंडीशन चाहिए। ये बहुत उच्च ताप पर, ये बहुत कम ताप पर, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ। इसकी जो बात किया आपकी बुक में, बता दूं आपके बुक में जो बात किया है इसकी, वो अगले पार्ट में किया है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्ध हैं, पूछा गया कि शुद्ध है कि नहीं, तो यहां से आंसर मिलेगा। तो मैं पहले यहां समझा दे रहा हूं, फिर वहां जब आएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा दूसरे पार्ट में, ठीक है। अब देखिए आप यहां क्या पढ़ेंगे, पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण होता है वो होता है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। वहां बांटा गया, यहां दो ही प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं आप? मिश्रण के विषय में क्या पढ़ते हैं आप? हाँ, ये शुद्ध पदार्थ है, इधर पढ़ेंगे आप अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, इसमें पढ़ेंगे आप मिश्रण के बारे में। आप ये सब पॉइंट्स पढ़ लो, क्योंकि ये सब चीजें जो 11 के, जब आप 11 में एंट्री करेंगे ना, तो शुरू में ये सब पढ़ना पड़ता है। तो अक्सर लोग नहीं पढ़ाते, क्यों? कि आपने नाम पढ़ा होगा, तो आप यहाँ बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। उतना समय नहीं रहता है कि लोग इस पॉइंट पे, छोटी सी पॉइंट पे चर्चा करें। 11 का जो सब्जेक्ट होता है 11-12 का, वो बहुत ब्रॉड होता है, बहुत लंबा होता है। तो वहाँ इन सब छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि चलो ये सब पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। और यहाँ क्या पढ़ेंगे? शुद्ध पदार्थ कौन है भाई? आपका तत्व है। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? शुद्ध पदार्थ में पढ़ेंगे तत्व के बारे में और यौगिक के बारे में। तत्व के बारे में और यौगिक के बारे में। जो आपका तत्व है, बता दे रहा हूं, तत्व है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु और, समझ पा रहे हैं ना? धातु है, जितने भी धातु हैं, जितने भी अधातु हैं, जितने भी उपधातु हैं। या ऐसा बोलो कि आपके पास एक होती आवर्त सारणी, आपने नाम सुना होगा आवर्त सारणी। मैं बताऊंगा आपको, उसमें कुल मिला के 118 तत्व हैं फिलहाल के लिए, हालांकि अभी तत्वों की संख्या बढ़ गई है। उसमें 118 है, लेकिन खोजे गए तत्वों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो वहां अगर मैं उसके उद्देश्य से बात करूं, उसको ध्यान में रख के बात करूं, तो आपके पास 118 तत्व हैं, जिनमें से कुछ को धातु में बांटा गया है, कुछ को अधातु में और कुछ को उपधातु में, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूं यौगिक की। यौगिक आप 2 प्रकार का पढ़ेंगे। कौन कौन सा? कार्बनिक यौगिक, और क्या पढ़ेंगे? अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, मैं मिश्रण की बात करूं, मिश्रण आप क्या पढ़ेंगे? मिश्रण में आप पढ़ेंगे समांगी मिश्रण
और क्या पढ़ेंगे? विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और इसका उदाहरण कौन है पता है? विलयन। समांगी मिश्रण में आप पढ़ेंगे विलयन के बारे में। और इसके बाद एक है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, बताइए इसमें क्या पढ़ेंगे आप? इसमें पढ़ेंगे, जानते हैं क्या? एक है कोलाइडी विलयन, निलंबन। वास्तविक विलयन, यही विलयन को ही वास्तविक विलयन कहा जाए। जो विलयन है वही वास्तविक विलयन, ठीक है। हाँ, और यहां पढ़ेंगे आप कोलाइडी विलयन के विषय में। कोलाइडी विलयन के विषय में। और आप पढ़ेंगे निलंबन के विषय में। ये आपका जो है डायग्राम है कि ये समझे आप लोग, ये पहले और दूसरे पार्ट को मिक्स करके बनाया गया चार्ट, जिसमें आप ये वाला इसी यही पढ़ लेंगे इस पार्ट में, आपके सिलेबस के हिसाब से होता है। वैसे तो मैं सारा पढ़ा दूं उसमें, लेकिन सिलेबस के हिसाब से आप ये वाला पार्ट इस पार्ट में पढ़ेंगे और ये वाला पार्ट कहाँ पढ़ेंगे? अगले पार्ट में, जहां बात हुआ कि क्या शुद्ध या अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इतना लिखे आपको बराबर। ध्यान दीजिए आप लोग, अब आपको पढ़ाया जाएगा ये पहला पॉइंट, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। जो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण है वो आपको पढ़ाया जाएगा अगले पाठ में, ठीक है। तो ध्यान दें आप, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण क्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं आप कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो हेडिंग करें आप, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, तो लिखेंगे आप पदार्थ का भौतिक, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है, अब आप जानते हैं सामान्य केस में आपको 3 अवस्थाएं पढ़नी है, बस लिखवा मैंने सब दिया था, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन आपको इन दोनों के विषय में ज्यादा नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल जानते रहिए बहुत, ठीक है। बात कर रहे हैं क्या क्या भौतिक अवस्था जानते हैं कौन कौन सी है भाई? लिख सकते हैं आपकी पदार्थ की सामान्यतः सामान्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्थाएं होती हैं।
कौन कौन सी भाई? ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, मैंने इसके पहले आपको लिखवाया था द्रव और गैस को तरल पदार्थ कहा जाता है। क्यों? ध्यान दें आप, ठोस को दृढ़ कहा जाता है, ये दृढ़ होता है, और द्रव और गैस को कहा जाता है ये तरल होता है। इसका मतलब क्या है? आप पहले हमको बताइए कि तरल पदार्थ किसे कहते हैं? आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, तरल पदार्थ। बताइए। यहां आप क्या पढ़ेंगे? ठोस पढ़ेंगे, द्रव पढ़ेंगे और गैस पढ़ेंगे। इन्हीं की चर्चाएं की जाएंगी। परिभाषा तो मैं बता दूंगा, लेकिन इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से बताऊंगा। प्रॉपर्टी की गुण दिखाऊंगा कि इसमें क्या गुण होता है, इसमें क्या गुण होता है, इसमें क्या गुण होता है। लेकिन पहले हमको बताएं आप कि तरल पदार्थ किसे कहा जाता है? तरल पदार्थ का परिभाषा है कि वे सभी पदार्थ, मैं लिखवा दूंगा, पहले सुन लिया आप। वे सभी पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है वे तरल पदार्थ कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तरल पदार्थ। तो द्रव भी बहता है, पानी देखे बहती है, आंसू बहता है, खून बहता है, ब्लड, तो ये सब तरल पदार्थ। और गैसें भी बहती हैं, गैसें भी क्या होती हैं? बहती हैं। तो द्रव को और गैस को दोनों को मिलाकर तरल पदार्थ कहा जा सकता है। ठीक है। और ठोस को कहते हैं दृढ़ या कठोर भी कहा जाता है। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि ठोस में और दृढ़ या कठोर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और इसके अलावा एक यहाँ वर्ड और उठता है कि द्रव में और द्रव्य, द्रव और द्रव्य, इन दोनों में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है यही थोड़ा बताएं आप कि भाई अगर द्रव लिखा हो, द्रव अंग्रेजी है तो लिक्विड, अंग्रेजी में तो फर्क जान जाएंगे। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में शब्द इसका काफी मैच हो रहा है। द्रव्य अंग्रेजी है मैटर्स। तो आप यहां क्लियर कर लें कि ये पदार्थ है और ये द्रव है। और द्रव का मतलब ये पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की 3 अवस्था सामान्य केस में पढ़ते हैं आप। सामान्य केस में पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि द्रव जो है, या ऐसा कह सकते हैं आप कि द्रव पदार्थ की एक अवस्था है, जबकि द्रव्य क्या है? स्वयं पदार्थ। द्रव्य खुद पदार्थ है। ठीक है। तो यहां यही डिफरेंस है। लिख सकते हैं द्रव्य स्वयं पदार्थ है, खुद एक पदार्थ है, स्वयं पदार्थ है। द्रव क्या है? लिख सकते हैं यह पदार्थ की एक अवस्था है, यह पदार्थ की एक अवस्था है। ऐसा नहीं तीनों अवस्था नहीं, एक अवस्था है। और एक और डिफरेंस देखिए, ये पहला डिफरेंस था दोनों का। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? आप ये कह सकते हैं जितने भी द्रव हैं वो सभी द्रव्य हैं, द्रव पदार्थ नहीं है। वही बोलेंगे कि जितने भी द्रव हैं वो द्रव्य हैं, वो पदार्थ हैं। लेकिन जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, क्या वो सभी द्रव हैं? कुछ ठोस भी तो हैं, कुछ गैस भी तो हैं। तो द्रव एक पदार्थ है, लेकिन सभी पदार्थ द्रव नहीं है। इस डिफरेंस को समझे आप कि जितने भी द्रव हैं वो सभी द्रव्य हैं, वो सभी पदार्थ हैं। लेकिन जितने भी पदार्थ हैं वो सभी द्रव हैं, ऐसा नहीं है ना। कुछ ठोस भी है, कुछ गैस भी है। तो ये डिफरेंस अगला देखें। सभी द्रव
द्रव्य होते हैं। सभी द्रव क्या होते हैं? द्रव्य। द्रव्य का मतलब पदार्थ। इसका क्या लिखेंगे? सभी द्रव्य द्रव नहीं हो सकते। सभी द्रव्य द्रव नहीं हो सकते। अभी आप डिफरेंस क्लियर है? अभी आपको बहुत सारे डिफरेंस में बताऊंगा। मैं बताऊं गैस में वाष्प में क्या अंतर है। बहुत छोटी पॉइंट्स है, बड़ी प्रॉब्लम करती है कि भाई गैस किसे कहते हैं, वाष्प किसे कहते हैं। आप यही जानते हैं कि ये वाष्प ही गैस है। आपके ज्ञान के अनुसार आप यही सोचते हैं कि वाष्प क्या है? गैस। और जो कि सही भी है, गलत नहीं, वाष्प गैस है। लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वही बताया जाएगा। ठीक है, अभी तो नहीं, पहले मैं इधर चर्चा कर लूं, फिर बाद में आराम से सब आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां बात करें ठोस द्रव गैस। तो आप ठोस की परिभाषा जानते हैं ना? ठोस एक है द्रव, एक गैस। ठीक है, देखो हालांकि परिभाषा नहीं बता रहा मैं कि ऐसा भी कह सकते पदार्थ की व्यवस्था, या ऐसा कहो कि वे सभी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वो ठोस कहलाती है। और द्रव क्या है? वे सभी वस्तुएं जिसका आयतन तो निश्चित होता है और आकार क्या है? बदलता रहता है बर्तन के हिसाब से। जिस आकार के बर्तन में आप उसको रखेंगे यह उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। गैस क्या है? जिसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है और आकार भी निश्चित नहीं होता है। मैं बता रहा हूं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप इसको रटे नहीं समझें। जैसे ध्यान दें, जैसे आप द्रव लिया है, मान लो 5 लीटर का, जो भी उसका आयतन हो, 5 लीटर आयतन का मात्रक ml होता है, ml या लीटर। कभी कभी सेमी क्यूब भी लिखा जाता है, सेमी क्यूब। मीटर क्यूब भी होता है। लेकिन आप वो ना जाएं, सामान्य केस में जो आप केमिस्ट्री में बता, केमिस्ट्री की भाषा में आप सामान्य केस में ml देखते हैं या लीटर देखते हैं। आपने बोतल्स देखा होगा ना, 50 ml की सिरप आती है, 60 ml की सिरप आती है, तो ml में आती है, वो दिखाता है आयतन। ठीक है, तो ध्यान दें, मान लीजिए आपने कोई द्रव लिया है, जो लिया आपने मान लो 500 ml का द्रव लिया, और उसी द्रव को आपके सामने बर्तन दिया, एक इस टाइप का बर्तन दिया है, उसका आकार इस टाइप का। ध्यान दें, आपके पास 2 पात्र दिए गए हैं, एक का आकार ऐसा दिया गया है, लंबार्धक है, और एक ऐसे थोड़ा चौड़ाई ज्यादा है इसमें। इन दोनों का आकार अलग मानिए आप। अगर वो 500 ml जो द्रव लिया है आप इसमें डालेंगे, वो इसमें आ जाएगा, वो इसमें डालेंगे, इसमें भी आ जाएगा। डिफरेंस ये है कि अगर आप इसमें डालेंगे तो ये ऐसा बढ़ेगा, उसका आकार ऐसा होगा। द्रव को अगर आप इस प्रकार के बर्तन में डालेंगे, लंबार्धक बर्तन में डालेंगे, तो हाँ लंबार्धक होता, वो भी लंबा होता चला जाएगा। लेकिन इस प्रकार के बर्तन में डालेंगे तो चौड़ा हो जाएगा वो। तो यही है कि पात्र के आकार के हिसाब से द्रव अपने आप को एडजस्ट करता है कैसे। ठीक है, तो जिस आकार का बर्तन रहेगा वो उसी के आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ 500 ml लिया है तो यहाँ भी क्या रहेगा? हाँ, आयतन फिक्स है, आकार बदल रहा है। अगर मैं बात करूं गैस वाले केस में कि उसका आकार भी फिक्स नहीं होता है, आयतन भी फिक्स नहीं होता है। अगर मैं बात करूं आकार फिक्स न होने की मैं बात करूं, तो जैसे गैस है ना, आप गुब्बारा ही देखो, अलग अलग आकार का गुब्बारा होता है, गैस उसी के आकार का हो जाता है। कोई सेब के आकार का होता है, कोई हार्ट के आकार का होता है, दिल के आकार का, कोई लंबा सा होता है, देखा होगा आपने, उसमें गैस भरते हैं। तो गैस क्या है? उसी के आकार का हो जाता है ना। जैसे आपने सेब के आकार का गुब्बारा लिया है तो जो गैस होता है वो सेब के आकार का बन जाता है। दिल टाइप का लिया आपने, हार्ट टाइप का दिखता है जो आपको, वैसा हो जाता है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि इसका आकार बदल रहा है, आकार बदल रहा है। अब मैं बात करूं आयतन की, आयतन कैसे बदलता है। आप बता रहा हूं मैं आपको,
आप चाहे तो गुब्बारे को दबा सकते हैं। दबाएंगे तो जानते हैं क्या होगा, जब दबाएंगे ना तो वो कह सकते हैं गैसों को कम जगह मिलेगा। तो जगह जो है वही आयतन है, उसका आयतन कम हो गया, उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसी गैस को, जितना गैस लिए है ना, अगर उसी गैस को किसी ज्यादा आयतन वाले बर्तन में डाल दो कि उसका आयतन इस बर्तन से ज्यादा हो, या उस गुब्बारे से ज्यादा कोई दूसरा गुब्बारा हो, अगर उसी गैस को उसमें डालेंगे तो वो उतना पूरा जगह घेर लेगा। गैसों को मतलब यही है कि गैसों को जितना आपने दबाया तो कम जगह में एडजस्ट किया उसने, और ज्यादा जगह देंगे उसमें भी एडजस्ट कर लेगा, पूरा फैल जाएगा बढ़िया से। गैसों की विशेषता होती है कि वो जो है कम जगह के हिसाब से भी एडजस्ट हो जाते हैं, और ज्यादा जगह मिलेगा तो सारे जगह में फैलेंगे। तो इनका आयतन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये एग्जाम्पल है, ये समझने का एग्जाम्पल है कि भाई कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार आप समझते रहिए कि गैसों का आयतन भी फिक्स नहीं होता है और आकार भी फिक्स नहीं है। लेकिन द्रव का ऐसा नहीं है, द्रव को आप दबा नहीं सकते, और दबाएंगे भी बहुत कम। पानी को देखो दबा लो, ऊपर चला जाएगा। पानी को आप दबाइए किसी बर्तन में रख के, दबेगा नहीं वो। हाँ हाँ, दबेगा नहीं, ऊपर भी नहीं आएगा। जैसे गुब्बारे में पूरा पानी भर दो फिर दबाओ, वो नहीं दबेगा। और दबेगा भी थोड़ा बहुत दबेगा, ऐसी बात नहीं। देखो दबेगा तो बहुत कम, गैस की तुलना में गैस दबता है थोड़ा बढ़िया, उसको दबाएंगे गैस कम जगह में एडजस्ट हो जाएगा। द्रव भी दबेगा लेकिन वो गैस की तुलना में बहुत कम दबता है। तो आप कह सकते हैं आयतन इसका ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स होता, थोड़ा बहुत बदलता है, जिसको नगण्य मानते हैं कि द्रव का आयतन बदलता नहीं है, फिक्स मानो, ऐसी बातें होती हैं। तो यहां यही लिखा जा रहा है। थोड़ा सा इसको और उधर लिखता हूं, मुझे यहां जगह चाहिए। तो आप क्या पढ़ेंगे, आपने इधर पढ़ाऊंगा मैं ठोस, इधर द्रव के बारे में, इधर गैस। हालांकि मैं परिभाषा नहीं बता रहा आपको, परिभाषा आप जानते नहीं और कक्षा 8 से ही पढ़ते आए हो। परिभाषा आप आज थोड़े जाने, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं आप। तो मैं परिभाषा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में। अब आपसे कोई पूछे पदार्थ का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, पदार्थ का भौतिक गुणधर्म बताइए कि पदार्थ का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। हाँ ठीक है, जो पदार्थ के भौतिक गुण नहीं है, जो आपने पढ़ा है अंतराणविक बल, अंतराणविक स्थान, और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, वाष्पीकरण, हाँ ये सब जो है, और पदार्थ का रंग हो जाए, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ किस अवस्था में पाया जा रहा है, ये भी पदार्थ का भौतिक गुण है। ठीक है, ये सब पदार्थ के भौतिक गुण है। तो मैं सभी की चर्चा नहीं करूंगा, मैं कुछ की चर्चा कर चुका हूं कि अंतराणविक स्थान क्या है, थोड़ा जानते हैं आप ना। इसके बाद मैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, प्रमुख जो कि हैं। आपका पहला है क्या, आप उसको मान लो अवस्था। क्या मान लें आप, इसको आप भौतिक अवस्था भी कह सकते हैं, और इसी को रूप भी कहा जाता है, पदार्थ किस रूप में पाया जाता है। तो पदार्थ का जो अवस्था है उसमें ठोस है, द्रव है, गैस है, और एक पढ़ाऊंगा आपको अवस्था में ये ना, ऐसा मतलब आप ये लिखो। पहला पॉइंट लिखिए आकार, दूसरा लिखो आयतन, तीसरा पढ़ाया जाएगा घनत्व, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा
बहाव, कि कौन बहता है कौन नहीं बहता। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं आपको, संपीड्यता। अब आपके लिए ये नया पॉइंट, नया शब्द होगा कि संपीड्यता क्या है। मैं समझा रहा हूं क्या होता है, ध्यान दें आप। आकार, जो आपको पता है ठोस का आकार क्या होता है, आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है। हाँ, ये चार्ट टाइप का है आपका। द्रव की बात करें, द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित, और आयतन क्या होता है, निश्चित। गैस की बात कर लिया जाए तो गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी क्या होता है, अनिश्चित। अगला जो चर्चा का विषय है वो है घनत्व। घनत्व भी आप जानते हैं, ठोस का घनत्व क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम, इसका अरे सबसे अधिक, और इसका क्या है, लिख सकते ठोस से कम। इसका घनत्व क्या होता है, ठोस से कम। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम। अब बात करें बहाव, लिख सकते बहाव का गुण नहीं पाया जाता, लिख सकते नहीं होता। और इसमें क्या होता है, हाँ होता है, पाया जाता है, ऐसा बोले नहीं पाया, ऐसा लिखो, बहाव का गुण नहीं पाया जाता। आप लिखेंगे इन दोनों में क्या है, पाया जाता है, यहां ही होता है, वहां भी। और संपीड्यता क्या पता है, संपीड्यता का मतलब है दबाना। आप उसको दबाइए, जैसे ठोस नहीं, आप ठोस को, पहली बात यह कि दबाना संभव नहीं, हालांकि इसके अपवाद भी संभव है। जो स्पंज है, स्पंज उसको आप दबा सकते हैं, डस्टर जिसको आप बोलते हो, डस्टर, ठीक है, उसको स्पंज बोलिए, उसको दबाना संभव है। मैं ये बात कर रहा हूं कि आप दबाकर, ऐसा बोले आप कि दबाकर उसके आकार में परिवर्तन करना, इसको आप बोले संपीडन। संपीडन, दबाकर आकार में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं। अगर दबाकर आकार में परिवर्तन कर सकते तो बोलेंगे संपीडन हो रहा है, और नहीं कर सकते तो बोलेंगे संपीडन नहीं हो रहा। ठोस को दबाना जो है, पहली बात तो दबाना संभव है नहीं, और दबाकर जैसे मान लीजिए दब भी रहा है तो दबने के बाद आकार हमेशा के लिए नहीं बदलेगा। स्पंज को आप दबाकर कुछ समय के लिए आकार बदल सकते हैं, लेकिन जैसे ही बल हटाएंगे आप, फिर से वह कहाँ चला जाएगा, अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा, जो उसका आकार था उसी में चला जाएगा। तो यही बता रहे हैं कि इसका ठोस का संपीड़न सामान्य केस में संभव नहीं है। द्रव को आप दबा सकते हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि द्रव के कण ठोस से थोड़ी सी दूरी पर होते हैं तो थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, और गैस के कण बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, हाँ उनको और दबा सकते हैं। गैस के जो कण नहीं है, जितनी अधिक दूरी पर रहेंगे, ये समझो तरीके से, जितनी अधिक दूरी पर रहेंगे उनको दबाना उतना संभव है। कण एक समय देखो, कण अगर बहुत पास आते हैं ना तो उसके बाद दबाना मुश्किल होता है, जानते हैं क्यों, क्योंकि अगर पास आएंगे ना तो कणों अगर बहुत पास आते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण कार्य करता है, उनको दबाकर और पास नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए बहुत पास आ गया है, ठीक है, तो उससे अधिक पास नहीं ला सकते। अगर उससे अधिक दबाएंगे तो वहां प्रतिकर्षण कार्य कर देगा, फिर वहीं चला जाएगा, फिर वहीं चला जाएगा। लेकिन द्रव वगैरह के जो कण है थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, हल्का फुल्का आप उनको दबा सकते, कणों को पास ला सकते। तभी तो आपको बता दूं, जो द्रव ठोस में बदलता है यही घटना होती है कि द्रव के कण थोड़े से पास पास आते हैं और वो किस में बदल जाता है, ठोस में।
जो ये अवस्था परिवर्तन की घटना होती है कि एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलना, ये इसी पर आधारित होता है कि अगर आप ठोस को गर्म करें तो वो बदल जाता है द्रव में। किसी ठोस को गर्म करो, कहाँ बदलेगा? द्रव में। द्रव को गर्म करेंगे वाष्प में या गैस में। ये घटना होती कैसे? जब आप गर्म करते हैं ना, आपको पता है कि ठोस के कण पास पास है, तो उनके कणों को मिलती है ऊर्जा। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, तो कण भागेंगे दूर। पास पास होते ऊर्जा कम होती, अगर जैसी ऊर्जा मिलेगी वो दूर भागेंगे, और जब दूर भागेंगे तो किस में बदल जाएंगे? द्रव में। अगर आप और अधिक एनर्जी देंगे तो और दूर भागेंगे और किस में बदल जाएंगे? गैस। ये घटना होती है। और जब आप कणों को दबाते हो तो पास आते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो कहाँ आते हैं? पास आएंगे। तो जब पास आएंगे तो क्या बन जाएगा? अगर गैस है, द्रव बन जाएगा। द्रव होगा ठोस। आप गैस को दबाएंगे, पास आएगा, द्रव बनेगा ना, और द्रव को दबाएंगे तो क्या बनेगा? ठोस। ये थोड़ा सा आप समझते रहें। अगला है संपीडिता। तो आप बोल सकते हैं इनका संपीडिता होता है नगण्य। नगण्य का मतलब न के बराबर, इनको दबा नहीं सकते। ठीक है, संपीडिता होता है, नगण्य होता है। और यहां क्या लिखेंगे? या ऐसा आप बोल सकते हैं लिख लो आप लोग, ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं असंपीड्य। असंपीड्य होते हैं। और ये कैसे होते हैं? संपीड्य ये भी है। संपीड्य का मतलब दबा के पास लाना, लेकिन ये ज्यादा संपीड्य होता है। हाँ, तो लिखेंगे आप लोग कम संपीड्य होता है। किससे कम संपीड्य? गैस से। और ये अधिक संपीड्य होता है। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि संपीड्यता का गुण, दबाने का जो गुण है, प्रेशर का जो गुण है, तो किस में ज्यादा होता है? किसको दबा सकते हैं? जो ज्यादा दूरी पर हो। बहुत पास होंगे तो नहीं दबा पाएंगे। और एक है विसरण। विसरण का मतलब एक अपने भाषा में कहो फैलना। कौन बहुत तेज फैलता है? गैस। गैस में फैलने की दर बहुत ज्यादा होती है। आप यहाँ वही देखो या सुनो, जैसे आप लेते हैं मोमबत्ती, अगरबत्ती ले लो, ठोस होता है उस केस में, वो ठोस होता है, लेकिन जब आप उसको जलाते, फैलता नहीं है जब ठोस होता है। जब वो ठोस होता है तो उसका गंध दूर तक फैलता नहीं, लेकिन जैसे आप जलाते हैं गैस बनता है, और गैस बनने के बाद बहुत एरिया में फैलता है काफी। तो फैलने की दर कब ज्यादा होगी? जब वो गैस में बदलेगा। ठोस में सबसे कम होती है, और बीच में होता है द्रव। ठीक है, तो यहां आएगा, देखो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। चलिए अगली बार लिखवा दूंगा। कितना लिखें आप लोग? देखिए ध्यान से, आप लोग इतना पढ़िए। विसरण वगैरह के बारे में चर्चाएं होंगी, वो अगले वीडियो में की जाएंगी। विसरण के बारे में चर्चाएं की जाएंगी, गैस के बारे में और वाष्प के बारे में चर्चाएं की जाएंगी। और थोड़ा बताऊंगा आपको मैं कि हवा और वायु में क्या डिफरेंसेस हैं। आज के लिए इतना ही पढ़े आप, बाकी जो चर्चाएं होंगी वो लेक्चर 2 के पार्ट 2 में होंगी। ठीक है, कितना लिखें आप?